स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम एक्सपर्ट एकेडमी से वापस आई हूँ एक नया वीडियो लेकर जिसका पार्ट 3 है। ये आपका फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स का पार्ट 3 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। तो आपके कितने टाइप के फोर्स होते हैं, फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आपके आगे जाकर के भी इसमें बहुत अच्छा सा चैप्टर दिया हुआ है फोर्स से रिलेटेड, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस कितने टाइप के फोर्सेस हैं आपके। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपके पास में जो फोर्सेस हैं नेचर के अंदर, वो कहाँ से। एक तो फोर्स स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है तब आपका फोर्स लग जाता है, या बहुत ज़्यादा कम कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है तभी भी आपका फोर्स लगता है। तो आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल हो या माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड हो, दोनों ही जगह पे फोर्स लगता है। और 4 टाइप के आपके पास फोर्सेस होते हैं। सबसे पहला फोर्स होता है आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो ग्रेविटी से रिलेट करता है। सबसे पहले ग्रेविटी से जो रिलेट करता है वो फोर्स होता है आपके पास में, जो कि यूनिवर्सल फोर्स है और अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी डिफाइन हो सकता है और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी डिफाइन होता है, दोनों पर डिफाइन होता है, दोनों के ऑब्जेक्ट पर डिफाइन होता है। उसकी साइज, शेप सब पर डिफाइन होता है। और उनके साइज, शेप के क्यों बोला, क्योंकि इनके डिफरेंस यानी कि सेपरेशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के सबसे पहली बात, जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारा जो फोर्स है वो आपका डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने 9th क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है जो हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा F=G m1m2/r²। ठीक है, आप प्लीज़ वॉइस पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि मैंने नोट्स में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये फॉर्मूला। मैं आपको बता रही थी ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस पर डिपेंडेंसी बताता है। उसके बीच की जो दोनों ऑब्जेक्ट है उनके मास के बीच की डिस्टेंस या उनके ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई कि वो दोनों, पहले बात तो मास के मल्टीपल या प्रोडक्ट की बात करें तो उन पर डिपेंड करता है, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस टाइप से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वैसे मतलब अट्रैक्टिव नेचर का होता है, बिकॉज ये अट्रैक्टिव नेचर का, और फोर्सेस आपके अट्रैक्टिव, रिपल्सिव कुछ भी हो सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट जो आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मोस्टली अट्रैक्टिव नेचर का होता है। और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है बिकॉज क्योंकि ये सिर्फ मास पर ही डिपेंड करता है। और मास आपका ऑब्जेक्टिवली कोई सा भी मास हो सकता है। छोटे मास, छोटे पार्टिकल्स की मास की बात कर सकते हैं और बड़े पार्टिकल्स की या बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियर एटम, और इन सब की भी बात करी जा सकती है इसके अंदर। इस टाइप से ये होता है। और सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये नेचर के अंदर, और ये हमेशा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर काम करता है, शॉर्ट डिस्टेंस पर। तो आपको मैंने जैसे बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो मतलब स्क्वायर लॉ कैसे फॉलो करता है ये, जैसे आपके पास में फॉर्मूला है हमारे पास में m1m2/r², G m1m2/r²। तो यानी कि आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि r⁻² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लास्ट चीज़, 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है हमारे पास वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, यानी कि कंजर्व क्वांटिटी की फॉर्म की तरह बिहेव करता है। और उसके अलावा लास्ट है हमारे पास में कि ये ग्रेविटोन, जो इसका फील्ड पार्टिकल होता है वो ग्रेविटोन होता है, सॉरी बाय मिस्टेकली ग्रेविटोन होता है ये। तो ग्रेविटोन मतलब एक तरीके से फील्ड पार्टिकल, मतलब इसी पार्टिकल के अकॉर्डिंग आपका जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उस पर ये ग्रेविटोन जो पार्टिकल है वो काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है आपके पास में, वो आपका एक तो चार्ज पार्टिकल के बीच में काम करता है। जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जो दोनों मास के बीच में काम कर रहा था, वैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज के बीच में काम करता है।
यानी कि 2 चार्ज लेता है ये और दोनों चार्ज के बीच में काम करता है। और चार्ज पार्टिकल आपके पॉजिटिव नेगेटिव 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 और पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं चार्जेस आपके, डिपेंड आपकी कंडीशन कैसी है, दोनों चार्जेस हो सकते हैं, कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं। और आगे मैं बताना चाहूँगी कि ये वीक फोर्स होता है या स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये आपका जो होता है, पहली बात तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है कि अगर आप के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अट्रैक्टिव नेचर या रिपल्सिव नेचर का होता है, तो ये दोनों नेचर का हो सकता है, डिपेंड ऑन द आपका चार्ज कैसा है। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो तो रिपल्सिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज ले रहे हो तो रिपल्सिव होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले रहे हो तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। थर्ड चीज़ है कि ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, यानी कि उसमें भी आर स्क्वायर आता है, इसमें भी आपका आर स्क्वायर होता है, बस इनका फॉर्मूला अलग होता है। उसमें फॉर्मूला होता है हमारे पास ग्रेविटेशन में F=g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें आपका फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का आप कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग है, ये आप जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें k आता है, k आपका एक तरीके से कांस्टेंट है, जो आपका फोर्स कांस्टेंट की तरह मतलब एज अ कांस्टेंट काम करता है, ठीक है। और Q1 Q2 आपके पास चार्जेस हैं और आर स्क्वायर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस होती है। मैं आपको बता रही थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, उसके अलावा उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ तक हम लोग बात कर चुके थे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो फोर्सेस होते हैं वो कूलम्ब्स लॉ होते हैं और न्यूटन्स लॉ का जो मोशन है, यानी कि जो ग्रेविटेशन का न्यूटन्स लॉ है, सेम वैसा ही काम करता है जैसे आपका कूलम्ब्स लॉ काम करेगा, ठीक है। और ये दोनों फोर्स, ये फोर्स जो होता है आपका सेंट्रल फोर्स होता है। और थर्ड चीज़ आपको बताएंगे कि ये डिस्टेंस मतलब लार्ज डिस्टेंस तक तो काम नहीं करता, शॉर्ट डिस्टेंस तक काम करता है, जबकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो लार्ज डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस तक काम करता था। ये बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पर वे काम नहीं करता आपका ये वाला फोर्स। ये भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो। और इसका जो फील्ड पार्टिकल का होता है वो आपका फोटोन होता है, जिस पर ना तो कोई चार्ज होता है ना ही कोई मास होता है, ज़ीरो मास होता है या रेस्ट मास बोल सकते हो, बिल्कुल कांस्टेंट मास बोल सकते हैं हम इसको। और ये जो फोर्स होता है आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स है 10⁻34 टाइम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो आपको जब मैंने बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत वीक फोर्स होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये दोनों आपके फोर्सेस के बारे में अपन बता चुके हैं। इसके बाद हम थर्ड चीज़ बात करेंगे कि हमारा थर्ड चीज़ जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं सबसे पहली बात, और वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। के बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो डिस्कवर हुआ है आपका बीटा डिके से डिस्कवर हुआ है, जो कि रेडियो एक्टिविटी में होता है। रेडियो एक्टिविटी मतलब एक तरीके से आपका 13 चैप्टर है 12th क्लास का, जो कि न्यूक्लियाई पर बेस्ड है, पूरा चैप्टर का चैप्टर ही। तो वो आपका न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके, यानी कि जो आपके यूरेनियम पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे डिके करते हैं, कैसे वो टूटते हैं और नए पार्टिकल कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर डिस्कस करते हैं। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट में बताऊंगी कि जो बीटा डिके होता है उसके अंदर हम डिटेल तो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर शॉर्टली मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जो है बीटा डिके वो क्या होता है, इमिट होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर से। और उसमें क्या होता है, बीटा डिके के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है जो कि क्या होता है, कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है आपके पास 0 चार्ज होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो 0 n1 उसका मास तो कुछ ना कुछ रहेगा, 0 n1। और न्यूक्लियस कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, यानी कि 1p1, और इलेक्ट्रॉन यानी कि -1 E0। तो इस टाइप की इक्वेशन होती है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम एनर्जी और सेम वेलोसिटी वाले होते हैं, सेम एनर्जी और सेम वेलोसिटी वाले होते हैं। एक्सपेरिमेंट से अगर अब मैं बताऊँ तो आपके पास में ये जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं फ्रॉम द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के थ्रू। और न्यूक्लियस जो होता है बहुत
कंटिन्यूसली जीरो से मैक्सिमम होता है, जीरो से मैक्सिमम तक जाता है। पॉली के अकॉर्डिंग जो बीटा डिके या बीटा रेंज का डिके होता है उसमें क्या होता है, एक अनचार्ज पार्टिकल होता है या उसका एग्जिस्टेंस होता है और उसको बोला जाता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, जो कि इमिट होता है मतलब बीटा डिके के अकॉर्डिंग। इसके अलावा बताएंगे कि बीटा डिके के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, और अगर प्रोटॉन को कन्वर्ट करा जाएगा न्यूट्रॉन के अंदर, तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, और जब प्रोटॉन को कन्वर्ट किया जाता है न्यूट्रॉन के अंदर तो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है। तो ये इमिशन होता है आपका एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो का। तो ये बीटा पार्टिकल के अंदर ये होता है। ये इसकी इक्वेशंस हमारे अभी नहीं है, हमारे 12th क्लास में डिटेल में है। और उसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि इसकी जो जो फोर्स है वो कितना स्ट्रांग होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, 10⁻25। और जो कि ये जो फोर्स होता है वो लैप्टॉन्स और मेसॉन्स पार्टिकल, इसके फील्ड पार्टिकल, इसमें क्यों बोला जाए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जबकि हम बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की। क्यों? क्योंकि आपके पास में ये जो है पार्टिकल है, ये जो न्यूक्लियस वाला पार्टिकल है या जो वीक न्यूक्लियर फोर्स पार्टिकल की बात कर रही हूँ मैं, तो ये मतलब न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने की कोशिश करना, उसको बाउंड सिस्टम में रखने की कोशिश करता है। फिर भी ये बाहर निकल जाते हैं या मतलब लूज होने की कोशिश करते हैं, घूमने की कोशिश करते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, यानी कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत कम इसको मतलब कोशिश बाउंड कर पाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इसको बहुत अच्छे से न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बाउंड कर देता है न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर अपन ये कंप्लीट करते हैं। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज में आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट वाले में क्या है, कि क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स। अब आते हैं अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमारा क्या बताता है, कैसे बताता है। सबसे पहली बात है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है नेचर के अंदर, और ये 10⁻38 टाइम्स आपका स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटेशन फोर्स से, और 10⁻2 टाइम्स आपका स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और 13 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है आपका वीक फोर्स से। तो इतने टाइम से स्ट्रॉन्ग होता है आपके हर एक फोर्स से। सेकेंड चीज़ आपको ये बताऊंगी कि ये जो फोर्स होता है आपका शॉर्टेस्ट रेंज का होता है। जैसे हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो भी आपका लॉन्ग रेंज पे काम करता था, जबकि ये आपका शॉर्ट रेंज पे काम करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही काम करता है। और न्यूक्लियस की जो रेंज होती है वो 10⁻, जो डिस्टेंस होती है वो 1 फर्मी के बराबर, या 10⁻⁻14 मीटर, या 10⁻⁻15 मीटर, जो 1 फर्मी के बराबर होता है उसके बराबर होती है। तो न्यूक्लियस फोर्स जो होता है डिपेंड नहीं करता न्यूक्लियॉन्स पर पूरी तरीके से, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, यानी उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। उन पर तो डिपेंड करेगा इसी मास वगैरह पर पूरी तरीके से चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है, और ये हाई पावर ऑफ डिस्टेंस को फॉलो करता है। इस टाइप का आपका फोर्स होगा। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट है कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये हाई पावर ऑफ द डिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फोर्स जो होता है आपका अट्रैक्टिव नेचर का होता है या अट्रैक्टिव फोर्स का होता है। ओनली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी यानी कि 1 फर्मी से भी कम अगर डिस्टेंस हो जाती है, तब ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का हो जाता है। अदरवाइज ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, उस टाइप से ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फोर्स होता है वो नॉन सेंट्रल होता है, सेंट्रल नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा सेंट्रल होता है। ये पॉइंट्स मैं आपको डिफरेंस करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा कि इनमें कितना डिफरेंस होता है और इनमें क्या क्या चेंज आ जाए है, क्या क्या इनमें डिफरेंस आप लिख सकते हो। अगर सपोज आपको चेंज दिया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इस टाइप का आप डिफरेंस लिख सकते हो। ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और इसमें जो आपका फील्ड पार्टिकल होता है वो पाई मेसोन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और इनका जो आपका बेसिक सेपरेशन है या बेसिक इनका जो नेचर के अंदर आपका रेशियो दिया हुआ है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स
तो ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है अच्छे से। अब आप इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में एक एक 1 बाय 1 देख सकते हैं और इनको पूरा समझ सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी मैंने आपको वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख सकते हो अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया और उससे कोई नॉलेज मिली हो, आपको और ऐसे वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन।